नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने राहुल गांधी तक जो मैसेज मीडिया के माध्यम से पहुँचाया है, मेरा ख़्याल है कि राहुल गांधी को उस मैसेज को सुनना चाहिए। ये 2 बड़े नेताओं में से एक नेता उत्तर भारत के हैं, दूसरे नेता दक्षिण भारत के हैं। लेकिन इनका कैचमेंट एरिया पूरा हिंदुस्तान है। ये दोनों नेता कांग्रेस के उन पहले 10 नेताओं में शामिल हैं, जिनकी उनके राज्य के बाहर भी कांग्रेस के उम्मीदवार डिमांड करते हैं चुनाव प्रचार में आने के लिए। तो एक नेता हैं सचिन पायलट और एक नेता हैं शशि थरूर। सचिन पायलट ने कहा है कि एक दिन जनता बीजेपी से ऊब जाएगी और कांग्रेस को सत्ता में ले आएगी। इस बात का इंतजार कांग्रेस नहीं कर सकती। उनका कहना है कि कांग्रेस को इस जनता तक, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस जनता तक पहुंचना पड़ेगा। जनता की आवाज़ में, जनता की भाषा में, जनता की आवाज़ में, जनता की भाषा में अपनी आवाज़ मिलानी पड़ेगी। अपना भाषा का स्तर भी उस रूप में कर रखना पड़ेगा और इनके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आखिर राम मनोहर लोहिया भी तो यही कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। सचिन पायलट ने राहुल गांधी की नई टीम जो अभी गठित हुई है, उसी दौरान ये अपना भाषण दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई बढ़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दूसरी तरफ शशि थरूर क्या कह रहे हैं? शशि थरूर अभी राहुल गांधी से भी मिले थे, बात कुछ बनी नहीं। शशि थरूर कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस को अतिरिक्त वोट नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस सत्ता में आने का ख्वाब नहीं देख सकती। ये बात उन्होंने मोटे तौर पर केरल के संदर्भ में कही, लेकिन हिंदुस्तान भर में लागू होती है। उनका कहना है कि कांग्रेस को 19-20%, एक्चुअली में 21% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में। तो 21% वोट है, कोर वोट है। देखिए, हम 20% की पार्टी हैं, हर 5वां वोटर कांग्रेस को वोट देता है। ये कहकर आप खुद को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती जब तक उसका वोट 27-28% और ना उसमें जुड़ जाए। इसके लिए भी शशि थरूर वही सचिन पायलट वाला फॉर्मूला सुझा रहे हैं कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसा वोटर जो बीजेपी से नाराज़ है, उसको अपने पक्ष में लाना पड़ेगा और ऐसा वोटर जो बीजेपी को वोट देता रहा है, उसको में भी सेंध लगानी पड़ेगी, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ स्विंग वोटरों के सहारे आप सत्ता में नहीं आ सकते। जब तक जिस पार्टी को आप सत्ता से उखाड़ना चाहते हैं, उस पार्टी का वोटर आपके साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि उसका वोट जुड़ेगा तो वो पार्टी कमज़ोर होगी और आप दुगने भाव से मजबूत होंगे। अब इस संदर्भ में हिंदुस्तान भर में कांग्रेस को का आंकलन किया जाए, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में 2004 से 2024 तक, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर देखने को मिलता है। अब देखिए, 2004 में कांग्रेस को आज 26.5% वोट था, 145 सीटें मिली थी। 2024 में 21.2% वोट मिला और सीटें घटकर 99 रह गई। यानी वोट परसेंटेज भी घटा और सीटें भी घटी। 2004 में 26% वोट, 2009 में 28.6% वोट, 2014 में करीब 13% वोट, 2019 में भी 13.1% वोट। तो ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नहीं बढ़ सकती। अब वो बढ़ने का तरीका इंडिया गठबंधन को साथ में मिलाया जाए, उससे होगा, या कोई दूसरा तरीका होगा। कांग्रेस को खुद अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा। ये बहस की बात हो सकती है। अभी हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं सिर्फ। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, गोवा, दिल्ली, यहाँ पर इसका वोट शेयर कांग्रेस का लगातार कम होता गया है। ये कुछ खास स्टेट्स हैं। 2004 में महाराष्ट्र में कांग्रेस को 21% वोट और 69 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में। 2024 में 12.4% वोट मिला और 16 सीटें मिली।
उड़ीसा में 2004 में 34.8% वोट था, 38 सीटें थी। 2024 में 13.3% वोट, मात्र 14 सीटें। पंजाब में कांग्रेस सत्ता में जरूर रही, लेकिन फिर भी आप देखिए 2007 में 41% वोट था, 44 सीटें थी। 2022 के आखिरी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, 23% वोट, 18 सीटें। यानी 2007 से 2022 के बीच में कांग्रेस का वोट 41% से घटकर 23% हो जाता है और आम आदमी पार्टी उसका वोट छीन जाती है। गोवा में ही इसी तरह 2007 में 32% वोट, 16 सीटें। 2022 में 23.5% वोट और 11 सीटें। दिल्ली में देखिए 2008 में 40% वोट था, 43 सीटें थी। 40.3% वोट और 43 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2008 में। 2025 का चुनाव होता है, 0 सीट मिलती है और 6.3% वोट मिलता है। यानी 40% से 6% वोट पर कांग्रेस दिल्ली में आ जाती है। अब कुछ और राज्यों की बात करें जहां कांग्रेस की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है, तो यहां शशि थरूर और सचिन पायलट की याद और ज़्यादा आती है। उत्तर प्रदेश देखिए, 2007 में 8.6% वोट मिलता है, 22 सीटें मिलती हैं। 2022 में 2 सीटें मिलती हैं, 2.3% वोट मिलता है, 3% से भी कम, 2.5% से भी कम वोट मिलता है। पश्चिम बंगाल में 2006 के लोक विधानसभा चुनाव में करीब 15% वोट मिलता है और 21 सीटें मिलती हैं। 2021 का पिछला विधानसभा चुनाव 3% वोट, सिर्फ 3% वोट और 0 सीट, जबकि 1974-75 तक कांग्रेस का दबदबा रहा था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से काटकर आंध्र प्रदेश अलग बनाया गया। कांग्रेस को 2014 में पहली बार जब विभाजन के बाद चुनाव हुआ था, 2.8% वोट और 0 सीट, 2.8% वोट और 0 सीट। और 2024 के विधानसभा चुनाव में वही 0 सीट और वोट परसेंटेज और घटकर 1.7। तो ये हालत है कांग्रेस की। लेकिन जहां जहां कांग्रेस ने अलाइस के साथ समझौता किया, वहां वहां कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक भी हुई है। जैसे बिहार में 2005 में 6% वोट, 9 सीटें। 2020 में 9.5% वोट, 19 सीटें। तमिलनाडु में भी इसी तरह वोट परसेंटेज तो घटा, लेकिन सीटों में कोई खास गिरावट नहीं आई। झारखंड में 2005 के विधानसभा चुनाव में 12% वोट, 9 सीटें। 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में 15.6% वोट और 16 सीटें। जम्मू कश्मीर में 2008 में 18% वोट और 17 सीटें। 2024 में 12% वोट और 6 सीटें। जम्मू क्षेत्र दिया गया था कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते में थी, लेकिन अपने इलाके में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो आप कहेंगे भैया इतना नेगेटिव बता रहा हूँ, कहीं तो कांग्रेस ने अच्छा किया होगा। जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, वहां कांग्रेस ने अपने वोट शेयर को करीब करीब बचा कर रखा है और सीटें उसकी ऊपर नीचे होती रही हैं। कुछ राज्यों में वो सत्ता में भी आती जाती रही है, लेकिन फिर वही बात, बीजेपी को उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिलता रहा है। यानी बीजेपी अपना मूल वोट से का विस्तार कर रही है, जिस तरफ शशि थरूर और सचिन पायलट इशारा कर रहे हैं कि मूल वोट पे विस्तार किए बिना कांग्रेस नहीं रह सकती जिंदा। हरियाणा में देखिए 2005 में 42% वोट, 67 सीटें। 2024 में 37 सीटें, लेकिन वोट परसेंटेज ठीक ठाक है, 39.1% वोट। तेलंगाना में 2014 में 25% वोट, 21 सीटें। 2023 में 39% वोट और 64 सीटें। हिमाचल प्रदेश में 2007 में 38.9% वोट और 23 सीटें। 2022 में 44% वोट और 40 सीटें। इसी तरह राजस्थान में 2008 में 96 सीटें, 37% वोट। 2023 में 40% वोट, लेकिन 70 सीटें, क्योंकि बीजेपी मार जाती है बाजी, ज़्यादा वोट परसेंटेज ले जाती है। मध्य प्रदेश में 2008 में
35% वोट और 71 सीटें, 32% वोट, माफ कीजिएगा, 32% वोट और 71 सीटें। 2023 में 66 सीटें, लेकिन वोट परसेंटेज 8% बढ़ता है, 8 और 40 हो जाता है, लेकिन बीजेपी 50 को टच करने लगती है। असम के अंदर 2006 में 31% वोट, 53 सीटें। 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में 29.7% वोट, 29 सीटें। छत्तीसगढ़ में 2008 में 38 सीटें और 38.6% वोट। वोट परसेंटेज 2023 में बढ़कर 43% होता है और सीटें घटकर 35 रह जाती हैं। सत्ता से भी बीजेपी सत्ता में आ जाती है और बीजेपी का वोट परसेंटेज 48% के आसपास पहुंच जाता है। कर्नाटक में भी यही हाल है, जहां कांग्रेस सत्ता में आई, तेलंगाना में सत्ता में आई, हिमाचल में इस समय सत्ता में है। लेकिन गुजरात आप देखिए, 2007 में 38% वोट मिला, 59 सीटें मिली। 2022 पिछले चुनाव में 27.3% वोट मिला, बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी वोट खा गई 13% कांग्रेस का और 17 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। तो ये खेल है कुल मिलाकर कांग्रेस का, और इसीलिए सचिन पायलट और शशि थरूर की बात पर राहुल गांधी को गौर फरमाना चाहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।